नमस्कार, मैं हूं शम्स तहर खान और आप देख रहे हैं वारदात। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद हमास के पॉलिटिकल विंग के चीफ इस्माइल हानिया के कत्ल की प्लानिंग पिछले कई बरसों से कर रही थी। इसी दौरान मोसाद को पता चला कि हानिया अक्सर ईरान का दौरा करते हैं और इस दौरान वो ईरान की राजधानी तेहरान में एक खास गेस्ट हाउस में रुकते हैं। इसी के बाद मोसाद ने उस गेस्ट हाउस के उस कमरे तक अपनी पैड बनाई और फिर करीब 2 महीने पहले उसने उसी कमरे में एक ऐसा बम रख दिया जो रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट होता था। ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और ईरान के विदेश मंत्री समेत कुल 8 लोग एक हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे जाते हैं। इस हादसे से ठीक 1 महीने पहले अप्रैल में ईरान इजराइल पर ड्रोन से हमला करता है। यहीं से ये सवाल उठता है कि क्या ईरानी राष्ट्रपति का चॉपर खराब मौसम का शिकार हुआ था या फिर हादसे के पीछे कोई साजिश थी। इस सवाल का जवाब पिछले 2 महीने से नहीं मिला है, लेकिन इसी 2 महीने के दौरान बेहद खामोशी से एक और साजिश रची जा रही थी। साजिश हमास के पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिया के कत्ल की। 31 जुलाई को इस्माइल हानिया की नॉर्थ तेहरान के एक बेहद सुरक्षित घर में बम धमाके में मौत हो गई। हानिया की मौत के बाद शुरुआती खबर यही थी कि हानिया की मौत किसी मिसाइल स्ट्राइक में हुई है और ये मिसाइल किसी ड्रोन या प्लेन से छोड़ा गया। लेकिन हानिया की मौत का जो सच अब सामने आया है वो बेहद चौंकाने वाला है। हानिया की मौत किसी मिसाइल या ड्रोन हमले में नहीं हुई थी, बल्कि उनकी मौत एक बम धमाके में हुई है। एक ऐसा बम जो पहले से ही उस कमरे में रख दिया गया था जिस कमरे में हानिया ठहरे थे। और इससे भी सनसनीखेज खुलासा ये कि बम उस कमरे में 6 से 8 हफ्ते पहले ही रखा गया था। यानी ये बम जिस घर में हानिया रुके थे उस घर में तब रखा गया था जब 20 मई को ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हो चुकी थी। यानी बम 20 मई के बाद ही रखा गया। पर ऐसा क्यों हुआ? तो पेश हानिया की मौत की साजिश का पूरा खुलासा। ये ईरान की राजधानी तेहरान का उत्तरी इलाका है और इसी उत्तरी इलाके में एक बेहद खास जगह है। इस जगह का नाम है निशात। निशात यानी जॉयफुल, खुशगवार। इस निशात के अंदर एक बड़ा सा कंपाउंड है और ये पूरा कंपाउंड का एरिया तेहरान के सबसे सुरक्षित इलाके में से एक माना जाता है। इस कंपाउंड की सुरक्षा की जिम्मेदारी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड यानी ईरान की सबसे बेहतरीन फोर्स के हवाले है। इस कंपाउंड में कई गेस्ट हाउस हैं। कहते हैं कि इस कंपाउंड के अंदर ही तमाम सीक्रेट मीटिंग्स हुआ करती है और तेहरान आने वाले ईरान के खास मेहमानों को इसी कंपाउंड के अलग अलग गेस्ट हाउस में ठहराया जाता है। ईरान और हमास के रिश्ते जग जाहिर हैं और ये बात भी दुनिया जानती है कि इजराइल पर हमले को लेकर ईरान ने हमेशा हमास का साथ दिया है। उसी हमास के पॉलिटिकल विंग के हेड इस्माइल हानिया अक्सर बातचीत के लिए तेहरान का दौरा करते रहे थे। सबसे अहम बात यह थी कि हानिया जब भी तेहरान आते उन्हें निशात के इसी सबसे सुरक्षित कंपाउंड में मौजूद एक गेस्ट हाउस में ही ठहराया जाता। हानिया जितनी बार भी तेहरान पहुंचे वो उसी एक गेस्ट हाउस के खास कमरे में रुका करते थे। कतर के बाहर हर रोज कई के साथ उसके रिश्ते पहले से ही खराब। फिर जैसे ही मोसाद को पता चला कि हानिया अक्सर तेहरान जाते रहते हैं, तभी से ही हानिया को तेहरान में ही निशाना बनाने की साजिश बुननी शुरू हो गई। हालांकि इसमें एक अड़चन थी। हानिया जब भी तेहरान पहुंचते तो बड़ी खामोशी से जाते। उनके दौरे की खबर या तस्वीरें ईरानी मीडिया तक को नहीं मिलती, इसीलिए पता ही नहीं चलता कि वो कब तेहरान जाएंगे और कब नहीं। मोसाद ने अब सबसे पहले तेहरान में हानिया के ठिकाने की गुप्त जगहों के बारे में जानकारी जुटानी शुरू कर दी। इसमें कई बरस लग गए, लेकिन आखिरकार मोसाद
नॉर्थ तेहरान के उस निशात तक पहुंच ही गया जहां हानिया रुका करते थे। अब मोसाद ने निशात, उसके कंपाउंड, वहां की सुरक्षा, अंदर मौजूद गेस्ट हाउस, सब के बारे में छोटी छोटी जानकारी जुटानी शुरू कर दी। और तब कहीं जाकर ये जानकारी हाथ लगी कि हानिया जब भी तेहरान आते हैं तो वो निशात के किस गेस्ट हाउस के किस कमरे में रुकते हैं। जानकारी जुटाने का काम पूरा हो चुका था। अब ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए हानिया को तेहरान तक लाना था, वो भी ऐसे कि वो छुपकर तेहरान आने की बजाय खुलकर वहां पहुंचे ताकि उसकी मौजूदगी की खबर मिले। 20 मई को ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो जाती है। जाहिर है रईसी की मौत के बाद अब ईरान को अगला राष्ट्रपति चुनना था। राष्ट्रपति चुनने के बाद उनका शपथ ग्रहण समारोह भी होना था और इस समारोह में हिस्सा लेने के लिए ईरान के तमाम दोस्त देश के रहनुमाओं को भी बुलाना था। समारोह में हानिया का आना तय था और बस यहीं से ऑपरेशन हानिया को अंजाम देने की आखिरी साजिश की शुरुआत होती है। मोसाद को पता था कि हानिया तेहरान में मौजूद निशात के किस गेस्ट हाउस के किस कमरे में ठहरते। हमले के कई ऑप्शन थे, मिसाइल से हमला, ड्रोन से हमला या फिर प्लेन से हमला। लेकिन ऐसे हमलों में हानिया के साथ साथ कंपाउंड में ठहरे बाकी मेहमानों को भी नुकसान पहुंचने की उम्मीद थी। इसके अलावा एयर स्ट्राइक करने से सीमाई उल्लंघन, जंग छेड़ने और हमले का इल्जाम भी लगना था, जबकि इजराइल ऐसे किसी सीधे ऑपरेशन से बचना चाहता था। इसीलिए मोसाद ने पहले से ही तय किया कि हमला ऐसा होगा कि सिर्फ उस कमरे को ही नुकसान पहुंचेगा जिसमें हानिया। पर सवाल यह था कि तेहरान की सबसे सुरक्षित जगह पर घुसकर वहां कमरे में बम कैसे पहुंचाया जाए। जाहिर है यह काम अकेले मोसाद के बस का नहीं था। इसके लिए कंपाउंड के सुरक्षा घेरे को तोड़ना जरूरी था। तो क्या रिवोल्यूशनरी गार्ड में मोसाद का कोई घुसपैठिया था या फिर कंपाउंड में मोसाद का कोई अपना आदमी, जो कि बिना किसी अंदरूनी के मिलीभगत के इतनी सुरक्षित जगह पर बम रखना नामुमकिन था। फिलहाल ये तो पता नहीं कि कमरे तक बम कैसे पहुंचा, लेकिन ये साफ हो चुका है कि उस कमरे में बम लगभग 2 महीने पहले रखा गया था। जो बम कमरे में रखा गया था वो एक रिमोट बम था, यानी इस बम को रिमोट से ही डेटोनेट किया जा सकता था। पर इस रिमोट का बटन किसने दबाया और ये रिमोट गेस्ट हाउस से कितनी दूरी पर था, ये भी अभी साफ नहीं है। ईरानी सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक तेहरान के लोकल टाइम के हिसाब से देर रात 2 बजे रिमोट से बम को डेटोनेट किया गया। धमाका ठीक उसी कमरे में हुआ जिस कमरे में हानिया अपने बॉडीगार्ड के साथ रुके थे। इस कंपाउंड में 24 घंटे मेडिकल स्टाफ भी रहा करता है। धमाके की आवाज सुनते ही सुरक्षा गार्ड उस कमरे की तरफ गए जिसमें हानिया थी। धमाके की वजह से कमरे की एक दीवार ढह गई, जबकि कुछ खिड़कियों के शीशे चकनाचूर हो गए। जब मेडिकल टीम हानिया के कमरे में पहुंची तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। बॉडीगार्ड की सांसें तब भी चल रही थी, लेकिन कुछ देर बाद उसने भी दम तोड़ दिया। हानिया के ठीक बराबर वाले कमरे में फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद और जियाद अल नखाला के लीडर भी ठहरे हुए थे, पर उनके कमरे को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। मौके पर सबसे पहले पहुंचे रिवोल्यूशनरी गार्ड और कुछ फोर्स के अफसरों के मुताबिक हानिया के कमरे में जिस तरह से धमाका हुआ उससे ये साफ हो गया था कि यह धमाका किसी बाहरी मिसाइल या ड्रोन से नहीं हो सकता। धमाका कमरे के अंदर की तरफ से हुआ था और यहीं से ये बात साफ हो गई कि बम पहले से ही कमरे में रखा हुआ था। मिसाइल या ड्रोन अटैक की थ्योरी इसलिए भी खारिज की जा रही है क्योंकि ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर ऐसा करना मुश्किल है। धमाके के फौरन बाद सबसे पहले हानिया की मौत की खबर कुछ फोर्स के कमांडर इन चीफ और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड के चीफ को दी गई। हानिया की मौत की पुष्टि होने के बाद देर रात को ही ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खुमैनी को इसकी जानकारी दी गई। धमाके के 4 घंटे बाद रिवोल्यूशनरी गार्ड ने एक बयान जारी किया। इस बयान में हानिया की मौत का ऐलान किया गया। इसके बाद सुबह 7 बजे आयतुल्लाह खुमैनी ने ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को अपने घर पर बुलाया। इमरजेंसी मीटिंग हुई। इस मीटिंग में उन्होंने हानिया की मौत का बदला लेने के लिए इजराइल पर हमले की बात कही।
हानिया की मौत के बाद रिवॉल्यूशनरी गार्ड और कुछ फोर्स की शुरुआती जांच में भी इस बात की पुष्टि की गई कि धमाका कमरे में रखे बम से हुआ है और ये बम काफी पहले ही वहां प्लांट किया गया था। सूत्रों के मुताबिक शुरुआत में ईरानी मीडिया ने ही सबसे पहले हानिया की मौत की वजह मिसाइल हमला बताया था, लेकिन अब रिवॉल्यूशनरी गार्ड और कुछ फोर्स की तस्दीक के बाद उंगलियां उन्हीं की तरफ उठ रही हैं, क्योंकि जिस कंपाउंड में हानिया ठहरे थे उसकी पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी रिवॉल्यूशनरी गार्ड की थी। ऐसे में उसी कंपाउंड में कोई 6 से 8 हफ्ते पहले उसी कमरे में बम रख दे और इसकी भनक तक किसी को न लगे, ये सुरक्षा में सबसे बड़ी चूक है। चूंकि इस कंपाउंड में किसी आम इंसान या आम सरकारी या फोर्स के स्टाफ तक के आने पर रोक है, तो ऐसे में शक यही कि बम रखने वाला को विश्वासघाती है और इसकी जांच शुरू भी हो चुकी है। जांच इस बात की भी हो रही है कि कहीं रिवॉल्यूशनरी गार्ड या कुछ फोर्स में मोसाद के जासूस भी तो नहीं छुपे बैठे। साथ ही सवाल का जवाब भी अभी सामने आना बाकी है कि धमाके के लिए रिमोट को कहां से ऑपरेट किया गया, तेहरान के अंदर से, कंपाउंड के करीब से, या फिर सैटेलाइट के जरिए कहीं दूर से। इससे पहले साल 2020 में ईरान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फखरीजादे की हत्या कुछ इसी तरीके से की गई थी। मोहसिन को गोली मारी गई थी और ये गोली रिमोट कंट्रोल के जरिए एआई रोबोट वेपन से चलाई गई थी, यानी सैटेलाइट के जरिए। हानिया पर भी हमला ठीक उसी अंदाज में हुआ है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि हानिया की मौत घर के अंदर रखे बम से ही हुई और ये बम लगभग 2 महीने पहले वहां रखा गया था। ये रिपोर्ट मिडिल ईस्ट और ईरान के 7 अधिकारियों के बयान पर आधारित है। आज तक ब्यूरो। ईरान की राजधानी तेहरान में ईरान के नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह था। इस समारोह में हिस्सा लेने के लिए हमास चीफ हानिया समेत दुनिया भर के 80 से ज्यादा देशों के मेहमान शामिल हुए थे और इसी दौरान पहली बार हानिया की तस्वीर मीडिया में आई और यहीं से मोसाद का ऑपरेशन शुरू हो गया। 7 अक्टूबर 2023। यही वो तारीख थी जब फिलिस्तीनी संगठन हमास ने अपने टेरर अटैक से इजराइल को खून के आंसू रुला दिए थे। एक ऐसा हमला जिसमें करीब 1200 से ज्यादा लोग मारे गए और तकरीबन 250 इजरायलियों को बंधक बना लिया गया। दरअसल 7 अक्टूबर को इजराइल पर किए गए आतंकी हमले के बाद से ही हानिया फिलिस्तीन से दूर कतर के अपने ठिकाने में रह रहे थे, जिसके चलते इजरायली एजेंसियों के लिए उन्हें ढूंढना और टारगेट करना मुमकिन नहीं हुआ। लेकिन 7 अक्टूबर को हमले के करीब 10 महीने बाद अब जब हानिया ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान की शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे, तो यही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। सूत्रों की माने तो हानिया के तेहरान में होने की खबर मिलते ही अमेरिकी और इजरायली खुफिया एजेंसियां एक्टिव हो गईं। मोसाद के साथ मिलकर सीआईए ने उनकी प्रिसाइज यानी सटीक लोकेशन ढूंढ निकाली और ईरानी समय के मुताबिक रात के ठीक 2 बजे तेहरान के आसमान पर एक ऐसा धमाका हुआ जिसने हमास के मुखिया हानिया की जान ली। कहने की जरूरत नहीं है कि पहले इस हमले से और अब खामेनी के इस बयान से दुनिया के मध्य पूर्व इलाके में फिर से एक नई जंग की शुरुआत होने का खतरा पैदा हो गया है। पिछले अप्रैल महीने में सीरिया में मौजूद ईरानी दूतावास पर हुए इजरायली हमले को छोड़ दें तो दोनों देशों के बीच तनाव कभी इतना ज्यादा नहीं बढ़ा, जिससे ये लगने लगे कि अब दोनों देशों में सीधी भिड़ंत हो जाएगी। लेकिन अब इस हमले के बाद हालात बदलते नजर आ रहे हैं। असल में अब तक हमास, हिजबुल्ला और हूती जैसे संगठन ही रह कर इजराइल पर छोटे बड़े हमले कर उससे टकराने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अगर ईरान ने इस हमले का बदला लेने की कोशिश की तो बड़े और ताकतवर मुल्कों के बीच ये एक आमने सामने की टक्कर होगी और इसका अंजाम कहीं और भी ज्यादा खतरनाक होगा।
इस बीच हमले को लेकर ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के बाद हानिया तेहरान में वॉर वेटरन्स के लिए बनाए गए खास मकानों में से एक में ठहरे हुए थे। इस लिहाज से देखा जाए तो सिर्फ ये मकान ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा इलाका ही बेहद सुरक्षित और संवेदनशील माना जाता है। लेकिन जिस तरह से रात के ठीक 2 बजे इस मकान को निशाना बनाकर आसमानी हमला किया गया, वो अपने आप में इस बात का सबूत है कि ये ईरानी सुरक्षा एजेंसियों की कितनी बड़ी चूक है और इजरायली एजेंसियों की कितनी बड़ी कामयाबी। ईरानी फौज बेशक फिलहाल हमले का तरीका ढूंढने में लगी हो, लेकिन ईरानी मीडिया इस हमले को एयरबॉर्न प्रोजेक्टाइल यानी आसमान से किए गए हमले का नतीजा बता रहा है। असमंजस कितना है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कुछ एजेंसियां ये भी साफ करने में जुटी हैं कि ये हमला कम से कम ईरान की सरजमीन से नहीं किया गया। हिजबुल्ला को सपोर्ट करने वाली लेबनानी वेबसाइट अल मयादीन न्यूज ने एक ईरानी सोर्स के हवाले से ये साफ किया है कि यह हमला किसी दूसरे मुल्क से हानिया के ठिकाने को टारगेट कर किया गया। वैसे ईरान में इस्माइल हानिया पर हुआ ये अकेला वरिष्ठ सैन्य कमांडर और इसकी रणनीतिक इकाई के प्रमुख फौद शुक्र को मार गिरा है। 27 जुलाई की शाम को उत्तरी इजराइल के एक फुटबॉल मैदान में हिजबुल्ला ने ईरानी फलक 1 रॉकेट से हमला किया था। इस रॉकेट हमले में मैदान में खेल रहे 12 बच्चों की मौत हो गई थी। इस हमले के बाद ही इजराइल ने बदला लेने की कसम खाई थी और हिजबुल्ला को अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। फौद शुक्र हिजबुल्ला के सेक्रेटरी जनरल हसन नसरल्ला का राइट हैंड था। वो हमलों और ऑपरेशन की योजना बनाने और उन्हें निर्देशित करने में नसरल्ला का साथ देता था। इधर हानिया से पहले इजराइल ने उनके 3 बेटों को भी मार गिराया था। इसी साल अप्रैल में इजरायली सुरक्षा बलों ने हानिया के बेटों को निशाना बनाया था। हानिया के 13 बेटे थे। अब तक 3 बेटे, 1 पोता और 3 पोतियों की मौत हो गई है। इजराइल ने गाजा पट्टी पर एयर स्ट्राइक कर हानिया के 3 बेटों को मार गिराया था। इजरायली सेना यानी आईडीएफ ने बताया था कि हानिया के 3 बेटे आमिर, हाजिम और मोहम्मद गाजा में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने जा रहे थे। इस बीच तीनों हवाई हमलों की चपेट में आ गए। उसके बाद 25 जून 2024 को उनकी बहन समेत परिवार के 10 मेंबर रिफ्यूजी कैंप पर हुए हमले में मारे गए थे। उससे पहले पिछले साल अक्टूबर में जब इजराइल ने गाजा पर कहर बरपाना शुरू किया तो इस्माइल हानिया के भाई भतीजों समेत परिवार के 14 लोग मारे गए। नवंबर 2023 में इस्माइल हानिया की एक और पोती गाजा में हुए हवाई हमले में मारी गई और नवंबर के आखिरी हफ्ते में हुए इजरायली हवाई हमले में सबसे बड़ा पोता भी मारा गया। इस तरह देखा जाए तो हानिया का पूरा परिवार ही धीरे धीरे इजराइल के निशाने पर आ गया। आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।